तो आप देख रहे हैं काउंटिंग का काउंटडाउन और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है ये काउंटडाउन और छोटा होता चला जा रहा है। जैसे छोटा होता चला जा रहा है वैसे हम ये कह सकते हैं कि धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं नेताओं की, पार्टियों की। होगा क्या 5 राज्यों में? 5 राज्यों की वोटिंग के बाद अब सभी को कल 3 दिसंबर का इंतजार है। इसके लिए इंडिया न्यूज़ भी तैयार है। हमने 3 बजे आपको दिखाया था, एक बार फिर हम आप के लिए हाजिर हैं अपने यहाँ पर इलेक्शन वॉर रूम से। मेरे साथी मौजूद है, राकेश जी मौजूद है, विद्या जी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के तौर पर। हमने आपको बताया था कि कितना चुनावी अनुभव वो रखते हैं। साथ ही साथ अबुल मेरे साथी हमारे साथ हैं जो कि शो को आगे बढ़ाएंगे, लगातार तमाम स्टेट्स में आपको लेकर के जाएंगे। अबुल भाई, राज्यों का चुनाव जिसको सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है कि कौन जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, सत्ता हासिल होने के बाद किस तरह की रस्साकशी होगी, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे तमाम साथी सहयोगी रिपोर्टर्स जगह जगह से अपडेट देने के लिए तैयार हैं। किस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे। लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, खास तौर से इस पूरे चुनाव को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। जिस तरह के चुनाव अनुमान आए हैं, जिस तरह का एग्जिट पोल आया, उससे और ज्यादा इस पूरे चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया। और जब तक पूरे जब तक नहीं आ पाते हैं, जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, जो कि उम्मीद है कि कल शाम इस समय तक पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, तो तब तक ये हलचल बनी रहेगी, ये बयानबाजी चलती रहेगी जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। पहले देखते हैं 2018 में क्या हुआ। 2018 के छत्तीसगढ़ के जो चुनाव नतीजे थे वो किस तरह के थे, किस तरह का नक्शा वहां पर विधानसभा का बना था 2018 में, पहले वो देखते हैं। तो कुछ इस तरह का नक्शा ये था। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी। 68 सीटों पर कांग्रेस ने एक बम्पर जीत छत्तीसगढ़ में 2018 में हासिल की थी। अब कयास और ये इम्कान लगाए जा रहे हैं खासतौर से कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि दोबारा से रिपीट हो रही है वहां पर कांग्रेस। अब कितनी रिपीट होगी ये एक देखने वाली बात होगी। सर्वे तमाम यही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नुकसान भी काफी ज्यादा फिलहाल नुकसान दिखाया जा रहा है अच्छा खासा कि 45 से 50 या 45 मार्जिन तक आ रहा है, लेकिन नुकसान दिखाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी भी मार्जिन में अपने आप को कवर कर रही है। और ये मध्य प्रदेश, कांग्रेस 114 सीटें मध्य प्रदेश में लेकर के आई थी, सरकार बनाई थी। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से टूटी और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आई थी। 109 सीटें उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी और अदर्स के खाते में गई थी 7। और इस बार की बात करें तो राकेश जी, इस बार भी मुकाबला कांटे का है। कोई भी खेमा ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हार चुका है। यहां पर एग्जिट पोल्स ने मुकाबला एकदम टाइट कर दिया है, या फिर यूं कहें कि मुकाबला थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। देखिए सचिन जी, मध्य प्रदेश में मुकाबला काफी रोचक है। जिस तरह से अधिकतर एग्जिट पोल का देखें तो उसमें कांटे की टक्कर है। 3 एग्जिट पोल में जहां जो है बीजेपी को काफी बढ़त दिखाई गई है, लेकिन ये साफ है क्या लाडली बहना ने अपना जो है असर दिखाया है, या जो बीजेपी का संकल्प जो है कांग्रेस की गारंटी पर भारी पड़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। जिस तरह से जो बातें हैं ग्राउंड जीरो से, जो हमारे रिपोर्टर आज भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे सचिन जी, तो उसमें साफ बातें आई कि यहां पर कांटे की टक्कर है। भले ही दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से कमलनाथ की बात आपने सुनी थी सुबह में, उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ कहा कि एग्जिट पोल भले कुछ बात करे लेकिन नतीजा उनके पक्ष में होगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार जो है एक बार फिर बनेगी, बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनेगी। लेकिन सबसे जो असली बात यही है, ग्राउंड जीरो पर स्थिति यही है, कांटे की टक्कर है और मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है। और सभी राज्यों में बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। अगर हम तेलंगाना को थोड़ा छोड़ भी दें वहां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, तो इन 3 जो हिंदी भाषी राज्य हैं इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुकाबला है। और मैं मानता हूं सब हालांकि कह रहे हैं, अपना अपना मत हो सकता है, सब कह रहे हैं कि मुकाबला राजस्थान में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुकाबला मध्य प्रदेश में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के अंदर एक कसक है, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनकी सरकार बीच में गिरी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो कसक पूरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अब ये देखने वाली बात होगी, उस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन राजस्थान चुनाव के जो नतीजे 2018 के थे वो देख लीजिए। 100 पर कांग्रेस जीती थी,
बीजेपी 73 सीटें बीजेपी को मिली थी, 100 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो पूरी तरह से मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी यहां पर आई थी और भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें यहां पर संतोष करना पड़ा था और कुछ सीटें अन्य के खाते मार गई थी। तेलंगाना का देख लेते हैं। तो ये राजस्थान चुनाव हमने आपको दिखाया, तेलंगाना का भी अब हम आपको दिखाते हैं तेलंगाना में क्या तस्वीर रही थी 2018 में। 114 सीटें, नहीं, ये तेलंगाना का नहीं ये है, तेलंगाना का नहीं है। अभी हम जो है ये दोबारा जो है मध्य प्रदेश अपडेटेड का आ गया है। आंकड़ा जो है वो हम लेकर के आएंगे। लेकिन इस बीच तिवारी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब हम ये कह रहे हैं आपकी, क्योंकि कल जब हमने शाम को शो किया था उसके बाद अब हम स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही कम घंटे रह गए हैं, क्या अब भी वही स्थिति है? क्योंकि अब तो बूथ से रिपोर्ट्स आ गई होंगी, तमाम जगहों से रिपोर्ट्स आ गई होंगी, एक एक कार्यकर्ता से बात हो चुकी होगी, तमाम विधायकों से बात हो चुकी होगी, डाटा कलेक्ट हो गया होगा। क्या अब भी वही स्थिति है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है? मध्य प्रदेश से शुरू करें तो छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान तक बिल्कुल कांटे की टक्कर है, या फिर अब भी हम जो सोच रहे हैं जनता उसका बिल्कुल उलट भी कर सकती है? तिवारी सर, देखिए, 3 हिंदी भाषी राज्यों को मैंने अच्छी तरह से घूमा है, देखा है, सुना है लोगों को। यदि बात मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं तो शुरू में, यानी कि 2 महीना पहले जुलाई अगस्त में जो माहौल था वो बाद में माहौल नहीं रह गया था। शुरू में बदलाव की बयार बहुत वहाँ पर तेज चली थी, वो आवाज़ काफ़ी तेज थी। बाद के दिनों में जब ये अपना संकल्प पत्र लेकर के आए और फिर ग्राउंड पे मेहनत किया बीजेपी ने, तो तब जो है मुकाबला कांटे का होने लगा। और इसी दौरान शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना का 3000 तक का ऐलान करके तुरंत 250 दे दिया था, उसका भी बहुत फर्क पड़ा है। तो इनकी अपने जो संकल्प पत्र में योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो प्लस इनकी मेहनत कांटे के मुकाबले में ले आई है। कुछ बेल्ट में कांग्रेस भारी पड़ती हुई दिख रही है, जैसे आज भी मैं कह सकता हूं कि चंबल ग्वालियर वाला जो बेल्ट है, पिछली बार भी कांग्रेस भारी पड़ी थी, इस बार भी भारी पड़ने जा रही है। लेकिन कुछ बेल्ट में बीजेपी ने मालवा निमाड़ और वो इंदौर वाला जो इलाका है उसमें बहुत तेजी से अपने को सुधारा, खास तौर से जो आदिवासी इलाके हैं। आपने गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए रांची पहुंच गए थे। हर चीज का अपना मैसेज होता है। तो आदिवासियों को इन्होंने साधने की कोशिश की है, एक तीर से 2 निशाना किया है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। दोनों जगह। क्या आपको लगता है कि जो 6 गारंटियां थी कांग्रेस की, जो घोषणा थी, आपने संकल्प पत्र की बात कही बीजेपी के, तो 6 गारंटियां, क्योंकि कर्नाटक में 6 गारंटियों का जिक्र किया था कांग्रेस पार्टी ने, वहां पर जीत दर्ज की और पहली ही कैबिनेट में उन्होंने उन गारंटियों की बात कर दी, उन गारंटीज पर काम करना शुरू कर दिया। क्या उसका असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल मैं असर देख रहा था। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में ओपीएस भारी पड़ जा रहा है, जहां से कि 3 चीजें ऐसी है अशोक गहलोत की जो कि जमीन पे साफ दिख रही है। एक ओपीएस का असर दिख रहा है, एक जो महिलाओं को उन्होंने मोबाइल दिया है उसका भी असर दिख रहा है, एक जो चिरंजीवी योजना है उसका भी असर दिख रहा है। लेकिन बात यहां पे आगे गड़बड़ हो रही है कि एक तो कहीं ना कहीं एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी थोड़ा सा है, और अशोक गहलोत ये चुनाव अपने दम पे लड़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने कम, अशोक गहलोत ने ये चुनाव ज्यादा लड़ा है और अच्छा लड़ा है, अच्छा लड़ा है। अब वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं वहां के बागी और निर्दलीय, जो पिछले चुनाव में सीन किस पार्टी के, कांग्रेस के या दोनों पार्टियों? दोनों के। अब डिपेंड इस पे करेगा कि किसके कितने जीतते हैं, क्योंकि आपने ये भी खबर देखी होगी कि दोनों गवर्नर से जाकर के मिलते हैं, वसुंधरा राजे भी और अशोक गहलोत भी। इसके अलावा ये भी पक्की खबर है कि जितने इनके बागी और निर्दलीय हैं, दोनों पक्षों ने अभी से ही संपर्क साधना शुरू कर दिया है राजस्थान में। तो क्या ऐसे में राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों में निर्दलीय बहुत अहम संख्या होने वाली है? छत्तीसगढ़ में उतना नहीं है जितना कि राजस्थान में। छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां थोड़ी अलग है। अब की बार क्या हुआ है कि जैसे ही इन्होंने, कांग्रेस ने ऐलान किया, खास तौर से वहां पे जो सीटें हैं उसमें से 39 रिजर्व हैं, उसमें से 29 एसटी के लिए है। तो एसटी वाले जो बेल्ट है उसमें बीजेपी ने काफी मेहनत की है। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मेरी सहयोगी अनन्या बेदी इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, इसके अलावा दीपक विश्वकर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए अनन्या, क्या माहौल है कल की जनगणना को, कल की मतगणना को लेकर?
बिल्कुल अबुल, कल की अगर मतगणना को लेकर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां पर मतगणना सेंटर्स जो है वो काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इन सब के बीच तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो अनुमान सामने आया है, वो दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती खड़ी करने वाला है। क्योंकि हमने देखा एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 35 से 45 या 30 से एक तरह से देखा जाए तो 45 या 46 सीट्स मिलने का अनुमान है। वही 45 से 50 सीट जो है वो कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। तो एक तरह से नेक टू नेक फाइट जो है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में देखी जा रही है। और दूसरा ये, अगर आपको याद होगा 2018 की बात करें तो कांग्रेस को बहुत एज मिला था। 3 बार रमन सिंह की सरकार थी, उससे पहले अजीत जोगी की सरकार थी, और हमने देखा था 75 सीटें जो है, पहले 69 सीटें मिली थी और फिर उसके बाद एक सीट पर दोबारा से उपचुनाव हुआ था, और 4 जब निर्दलीय जुड़े, 2 अजीत जोगी और 2 बीएसपी, तो 75 सीटें जो है वो बीएसपी की हो गई थी, माफ कीजिएगा कांग्रेस की हो गई थी 75 सीटें। और इसके बाद सीट्स कम जरूर हुई है, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो ये बताते दिख रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर अनुमान इस तरह का लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन दीपक हमारे साथ हैं, और दीपक, पूरे अगर हम चुनाव की बात करें तो आप तमाम सीट्स पे गए, 50 से ज्यादा सीट्स पर आपने लोगों से चर्चा की। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल लग रहा है? और एग्जिट पोल को अगर हम देखते हैं तो ये साफ लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो किसान जो है वो कहीं कांग्रेस के फेवर में नजर आए, और शायद यही वजह है कि सीट्स कम है लेकिन मेजॉरिटी दिख रही है एग्जिट पोल में। देखिए, किसानों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसानों का कर्जे माफ की चर्चा थी, उसके बाद धान के बोनस की चर्चा थी। यही एक सरकार थी जिसने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। 2018 में भूपेश बघेल ये वायदा करते हैं कि आप लोग अपना धान मत बेचिएगा, हम लोग सत्ता में आएंगे, हम धान बेचेंगे, क्योंकि ना ये कर्ज माफी कर रहे हैं ना ये धान खरीद रहे हैं। क्योंकि जो वायदा डॉक्टर रमन सिंह ने किया था वो 1870 के आसपास का था, और ये कह दिया गया कि जब धान ही नहीं खरीद सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और डॉक्टर रमन सिंह का नाम हुआ करता था कि चाउर वाले बाबा, चाउर और धान आप कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि जब धान नहीं खरीदने की चर्चा हुई तो भूपेश बघेल जब यहां से लेकर बस्तर तक का दौरा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि धान ही नहीं खरीदा जा रहा, तो किस बात की सरकार? मैं वायदा करता हूं जिस दिन शपथ लूंगा उसके बाद से धान खरीदी शुरू होगी। तो सबसे बड़ा प्रिविलेज ये मिला। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ज माफी की बात हो गई। बालोद जिले का यदि जिक्र करूं, 3 ऐसे छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बालोद, धमतरी और महासमुंद, जहां सबसे ज्यादा खेती होती है। बालोद जिले में 465 करोड़ रुपए का लोन है जिसको सरकार माफ करेगी, और यही भी कांग्रेस की सरकार है जिसने विधानसभा में यह साबित कर दिया कि कर्जा माफ सिर्फ कांग्रेस का, कर्जा माफ सिर्फ जनता का नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपना कर्जा माफ करवा रहे हैं। तो जिस तरीके से भूपेश बघेल ने ग्राम स्वराज की बात करके, किसानों की बात करके और स्वयं को किसान पुत्र, हमने देखा, ठीक है, हम अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस जो है वो अनुमान जिस तरह से नजर आ रहा है सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी को 2018 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एज मिला है। उसकी क्या वजह आप मानते हैं? हमने देखा 6 से 7 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर हुई, और मुझे लगता है, और जो एक तरह से अनुमान है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसान जो है वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाए बीजेपी से, युवा जो है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाए, और शायद यही वजह है जिसका फायदा बीजेपी को होगा, और सीट्स जो है वो इसी वजह से बढ़ी। क्या लगता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जन घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया उसमें एक योजना को शामिल किया गया, महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का वायदा किया गया, और इसका कैलकुलेशन ये निकाला गया कि एक घर में 3 महिलाएं हैं, उन 3 महिलाओं को यदि हम प्रति महिला, एक महिला को अगर 1,000 रुपए माह देंगे तो 3 महिला 3,000 हो गया। उसको जो देने का वायदा किया वहां पर वो क्लिक किया गया। मुझे याद है हम ओम माथुर से बात कर रहे थे, ओम माथुर जब संपादकों से चर्चा करे तो उन्होंने इस चीज की चर्चा की कि जो 12,000 रुपए वाली योजना है ये हमको लाभ देगी, ये हमको फायदा देगी। बाकी चीजों पे इसका काउंटर लेकर आई कांग्रेस, जहां पर गृह लक्ष्मी योजना 15,000 का वादा, काउंटर जब लाई तो काउंटर लाने में देर हो गई। पहले फेज का आपने इलेक्शन निपटा लिया और उसके बाद आपने होर्डिंग, पोस्टर, जो भी आपको बताना था बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको भरोसा इसलिए नहीं हो पाया कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं रखा, आपने चर्चा पहले क्यों नहीं की, आप चर्चा बाद में कर रहे हैं, और जब आप चर्चा बाद में कर रहे हैं तो हम कैसे भरोसा कर लें, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 12,000 रुपए की चर्चा थी, बीजेपी ने किसान को प्रमोट नहीं किया अपने जन घोषणा पत्र के आधार पर, होर्डिंग में, पोस्टर में, उसकी चर्चा नहीं की। बीजेपी ने धान के समर्थन मूल्य की बात नहीं,
12,000 की चर्चा की। उसने ये कहा पीएससी में जो लोग दोषी हैं उनको हम जेल भेजेंगे। प्रधानमंत्री आवास का जिक्र किया गया और ये कह दिया गया कि जो पहली कैबिनेट बैठेगी अगर हमारी सरकार आएगी तो हम प्रधानमंत्री आवास देंगे। क्योंकि मुझे याद है 50 से ज्यादा विधानसभाओं में मैंने दौरा किया, वहां जब बात की जा रही थी तो तमाम ऐसे ग्रामीण मिलते थे, तमाम ऐसे लोग मिलते थे कि साहब घर नहीं मिला है, बाबू घर नहीं मिला है। तो जब घर की चर्चा अनन्या ये बताइए सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात की जाए, अनन्या दीपक से भी पूछिएगा, सबसे बड़े मुद्दे की अगर बात की जाए इस पूरे चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? देखिए बिल्कुल अबुल, क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे का अगर आप जिक्र करते हैं तो सबसे बड़े जो एलिगेशंस लगाए गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, महादेव ऐप का लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। क्या उसका असर हुआ? जोर से हमने देखा कि ठीक इलेक्शन से पहले महादेव ऐप का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। लग रहा है आपको उसका असर हुआ? लोगों को लगा कि क्यों बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, और क्या लोग जो है यहाँ के वो इस बात को कनेक्ट कर पाए? देखिए, कुछ लोगों के अंदर ये टीस है, कुछ लोगों के अंदर ये दर्द है कि गरीबों का पैसा चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इसके इतर एक और चीज है इसमें, छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है, 2.25 साल से सरकारी एजेंसियां ईडी और आईटी यहाँ रह रही हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी महिलाएं यहाँ आपको शॉपिंग करती हुई मिल जाएंगी, वो यहाँ पर घूमती हुई मिल जाएंगी। तो ये समझा जा सकता है कि 2.25 साल से सरकारी एजेंसी यदि किसी स्टेट में है तो उसके पीछे की मंशा क्या है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस चीज का आरोप लगाते थे कि भाई हमारे यहीं क्यों, बीजेपी वाले क्या वॉशिंग पाउडर में धुले। तो इन तमाम चीजों की चर्चा की गई। उसके बाद यहीं पर आईएएस अधिकारी जेल चले जाते हैं, आपको याद है 2 आईएएस अधिकारियों को जेल हो गई। उसके बाद कांग्रेस के ही नेताओं के ऊपर चार्जशीट में नाम डाल दिया जाता है, और आखिरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जब शराब घोटाले में लिया जा रहा था तो यानी कि ये जो कहा जा रहा था ना, या फिर कहा गया है कि भूपेश हैं तो भरोसा है। तिवारी सर, ये कहा गया कि भूपेश हैं तो भरोसा है, तो वो भरोसा अब भी कक्का पर बरकरार कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे कम आंकड़ों में जरूर, लेकिन बरकरार करती जनता नजर आ रही। देखिए, वो जो एज ले जा रहे हैं ना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ले जा रहा है। बेमतरा के एक धान खरीद केंद्र पे हम लोग गए थे, और एक नहीं बल्कि कई पे गए थे। तो वो जो धान की रिकॉर्ड खरीद पहले ही दिन हुई थी, वो प्लस कर्ज माफी का वायदा, ये मेरा अब भी मानना है कि 2 फैक्टर वहां काम कर रहे थे। बीजेपी ने उसका जवाब दिया 12-12 हज़ार दे करके। धान के खरीद मूल्य भी ज्यादा उसने घोषित कर दिया। लेकिन तब तक एक बीजेपी के बड़े नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में रहे हैं, उनका भी कहना था बंद कमरे में कि हम लोग घोषणा पत्र ले आने में थोड़ा देर कर दिए, लेकिन जब आएगा तो हम पासा पलट देंगे। वो काफी हद तक काम किया है। ग्रामीण क्षेत्र में एज की वजह से ये बेशक कुछ सीटें ज्यादा लाए, लेकिन मुकाबला कांटे का है। ठीक है, एक मुद्दा और है राकेश, ये बताइए, एक मुद्दा और जिसका कोई पार्टी कोई नेता जिक्र नहीं करता, और वो है जाति का मुद्दा। कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस बार इन सभी स्टेट्स में, इन सभी राज्यों में जातीय राजनीति जो है? देखिए, जातीय राजनीति अहम है। छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि बीजेपी ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अरुण साहब हैं उनके, और जिस तरह से भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ में और आदिवासी बेल्ट में जितना काम किया, रैली की सरगुजा में और बस्तर में, तमाम तरीके का जो कैंपेन किया, तभी तिवारी सर मेरे ख्याल से शायद एग्री होंगे कि वो जो एज हम कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, वो शायद उन्हीं, क्योंकि आदिवासी बेल्ट और SC/ST को लेकर के जो बीजेपी ने काम किया है, वो उसी उनको लग रहा है कि वो वोट जो सीटें हैं वो उस तरफ से आ सकती हैं। देखिए, आदिवासी बेल्ट में जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, और प्रधानमंत्री ने, जिसका तिवारी जी ने भी जिक्र किया कि रांची गए थे बिरसा मुंडा के उनके गांव, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां से आदिवासी को लेकर जो घोषणाएं की, समाज को लेकर, वो बड़ी घोषणा थी। और एक तीर से 2 निशाना साधा, एक तो आदिवासियों के लिए, दूसरी छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ के जो अभी खास तौर पर जिस तरह से जो आदिवासी बेल्ट है अबुल, तो आप देखेंगे कि उसका असर है। कुछ लोगों से बात करता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि भूपेश बघेल का किसानों के बीच जो पकड़ है वो अभी कायम है। अब बीजेपी उसको कितना ओवरकम कर पाई है ये देखना होगा। भले जो है संकल्प वर्सेस यहाँ पर भी गारंटी है, और इसीलिए आप देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम 52 सीट जीतेंगे, ये 52 सीट तो जीतेंगे, लेकिन भूपेश बघेल अभी भी कायम है, कह रहे हैं कि सरकार बनेगी और सरकार हमारी बहुमत से बनेगी। तो ये 2 आधार हैं उनके लिए।
एक तो जिस तरह से किसान उनके साथ जो उनका दावा है, जो धान की खरीद की गई, उसका असर साफ तौर पे जमीन पर दिख रहा है। और दूसरी और बात जो गारंटी तेंदुपत्ता योजना है, या हेल्थ के स्कीम है, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन बीजेपी ने, जो तिवारी जी भी बोल रहे हैं कि ये शुरुआती 7 दिन में कांग्रेस काफी आगे थी, उसको जिस तरह से जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया बीजेपी का, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, हाँ कंट्रोल किया। लेकिन अब ये जो गैप है उसको बीजेपी कितना गैप भरती है, बाकी स्टेट्स में जाने की कोशिश भी करते हैं अबुल, क्योंकि मैं देख रहा था कि मनु शर्मा जी भी हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे थे और कुलभूषण भी थे। अगर मनु जी हमारे साथ है तो मनु जी राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वैसी ही स्थिति कमोबेश राजस्थान अभी तक जो है स्थिति दिख रही है। तो मनु जी, इस वक्त सबसे पहले जैसे जैसे, क्योंकि वसुंधरा का वो कांग्रेचुलेशंस कह देना और वसुंधरा का अपने विधायकों को लास्ट जिसे कहते हैं नंबर्स के साथ कह देना कि अपने अपने नंबर लेकर के आ जाइए, लगता है आपके वहाँ कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, लेकिन एक वॉक थ्रू देख लेते हैं, फिर मैं वापस आऊँगा। समेत देश के दूसरे राज्यों में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। अब से कुछ समय बाद तमाम नेताओं की जो किस्मत ईवीएम में बंद हुई थी उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम दिग्गज, तमाम राजनेता और तमाम राज्य, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उल्टी गिनती शुरू होने के बाद एक बात साफ हो गई है कि कौन गद्दी पर आसीन होगा, कौन अपनी गद्दी बचा पाएगा या कौन दोबारा उस गद्दी पर आएगा। ऐसे तमाम सवालों के साथ ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईवीएम है उनको रख दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिला मुख्यालय है, जो कलेक्ट्रेट है, जो सुरक्षा है, उनके भीतर सुरक्षा के बाहरी इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, ताकि किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे, ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसा अंदेशा ना रहे कि भाई साहब हम जीत सकते थे लेकिन पार्शियलिटी हुई है, लेकिन पारदर्शिता नहीं हुई। इन तमाम चीज़ों को लेकर सुरक्षा के तमाम लेयर की सुरक्षा की गई है। सीआईएसएफ को लगाया गया है, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जो जवान हैं उसको लगाया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाया गया है, सीआरपीएफ तैनात है और सबसे ज़्यादा तेज कैमरे की निगरानी में तमाम तरह की चीज़ों को देखा जा रहा है, प्रीव्यू किया जा रहा है और समझा जा रहा है। और समझने के साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं कोई चूक तो नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जो ईवीएम में किस्मत कैद हुई है, उस किस्मत के सहारे कौन छत्तीसगढ़ का सिरमौर बनेगा, कौन छत्तीसगढ़ की जनता का रहनुमा बनेगा और कौन छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर उस छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सवार होगा। आज से 5 साल पहले जिसकी चर्चा की जा रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या जो सत्ता में थे वो दोबारा लौटेंगे, क्या जो 15 साल सत्ता में थे उनको दोबारा सत्ता मिलेगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आ जाएगा कल। कुछ घंटों का इंतजार बाकी है और उसके बाद सत्ता किसकी होगी ये पता लग जाएगा। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। तो दीपक विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट आपने देखी छत्तीसगढ़ से और दीपक हमारे साथ भी हैं। मनु शर्मा हमारे साथ हैं जयपुर से। राजस्थान का हाल, क्योंकि राजस्थान को बताया जा रहा है कि बड़ी कांटे की वहां पर टक्कर है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि अगर इतिहास की बात करें 1998 से देखें तो एक के बाद एक वहां पर सरकारें बदली हैं, सरकारें रिपीट वहां पर नहीं हुई हैं, राज बदला है और ये रिवाज चलता आ रहा है। और इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि ये रिवाज बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रिवाज के मुताबिक, यानी जो परंपरा है राजस्थान में कि एक के बाद एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस बार भी रिवाज वही रहेगा, यानी परंपरा कायम रहेगी। मनु शर्मा, क्या लगता है आपको, किस तरह की अटकलें वहां पर हैं, किस तरह के बयान हैं, किस तरह का उत्साह दोनों ही पार्टियों में है या किस तरह की हताशा? देखिए, रिवाज बदलने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है। तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसी उसमें है कि इनकी जो अब की बार जो बहुमत है वो काफी अच्छी संख्या के अंदर आएगा। यानी सीपी जोशी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 135 सीटों का दावा कर रहे हैं। और अभी हाल ही में कुछ देर पहले जो कांग्रेस के जो
सुखविंदर सिंह रंधावा है वो जयपुर उतर गए हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरते हैं जो उनसे बातचीत हुई है मीडिया की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली बार से हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। यानी पिछली बार उनकी 100 सीटें थी, उन्होंने कहा कि 1-2 सीट हमारी ज्यादा ही आएगी पिछली बार से। तो यानी कांग्रेस जो अनुमान लगा करके चल रही है, उनकी जो सीटें आ रही है वो 100 से ऊपर आएगी, तो 101, 102 मान करके चल रही है। राजस्थान के अंदर इससे पहले जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा कि वो मैजिक फिगर तक पहुंच सके। दोनों बार ही, पिछली बार कम रहा है, 95 रहा, फिर 100 रहा। तो यानी कांग्रेस अपने आप को उसी फिगर के आसपास ही मान करके चल रही है। लेकिन जो विश्लेषक मान रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान सरकार के अंदर जो योजनाएं चली है, जो बड़े काम हुए हैं, उसके चलते वोटर काफी साइलेंट रहा है, क्योंकि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बन पाया यहाँ भी, लेकिन उसका वोटर जो है काफी साइलेंट रहा, जिसने अभी तक भी खुलासा नहीं किया है कि कर्मचारियों ने किसका साथ दिया। अगर कर्मचारियों ने साथ दे दिया है कांग्रेस का, तो मान रही है कांग्रेस कि हम बहुमत में आ सकते हैं या बहुमत के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर दावा है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे उठाए गए, खासतौर से पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के युवा वर्ग ने उनका साथ दिया है। तीसरा, एक जो लाल डायरी का मुद्दा यहाँ पर छाया रहा, जिसको लेकर के राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाते रहे और उसके मंत्रियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं, वो मुद्दा छाया रहा। उदयपुर के अंदर जो मेवाड़ रीजन आता है, वहां पर कन्हैया लाल के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा लेकिन साथ मनु दिया जी, यहाँ है। तो ये तीन अगर रीजन मामला हम सीधे फंस तौर पर सकता है, मान सकते हैं कि एक तो मनु जी, मेवाड़ इससे जो पहले है कि मैं सीधे तौर कुलभूषण पर के पास जाऊं और मध्य प्रदेश का रुख करूं, यहाँ पर अगर मामला फंस भी सकता है, तो क्यों कांग्रेस की तरफ से ये आप इसे कहें कि मैनेजमेंट है या किस तरीके का मिसमैनेजमेंट है कि अभी ये कहना कि अगर जीत होती है तो भाई अशोक गहलोत ने अपने दम पर पूरा कैंपेन किया, जीत होती है, लेकिन ये कह देना कि यहाँ पर जो नेता होगा वो विधायक दल का नेता तय आला कमान करेगा, बाद में तय करेंगे, या फिर ये कह देना 100 के करीब हम सीट लेकर के आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट मार्जिन के पास है, खचरेवास कह रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ये जल्दबाजी नहीं है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जल्दबाजी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक बयान जो था वो सीधे तौर पर कांग्रेस को जो बहस सता रहा है वो सीधा वोटों के ध्रुवीकरण का सता रहा है। यानी अगर सनातन, हिंदुत्व और वोटों के ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, ये सारे मुद्दे चले हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने की उम्मीद सीधे तौर पर नजर आ रही है। दूसरा, एक जो पूर्वी राजस्थान की बेल्ट है, वहां पर 39 सीट्स आती है। पिछली बार सचिन पायलट ने पूरा साथ दिया। बम्पर जीत जो हुई है पार्टी की, कांग्रेस की, वो सीधे तौर पर पूर्वी राजस्थान से हुई है, लेकिन उन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो अब की बार वो मुद्दा छाया रहा है। बीजेपी ने भी उस मुद्दे को उठाया, जिसका सीधे तौर पर खामियाजा लग रहा है कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है इस बार, क्योंकि गुर्जर समुदाय जो है सीधे तौर पर कांग्रेस से नाराज है। आपने कहा कि इसी ओल्ड कारण से पेंशन, कांग्रेस को मैं एक बार मध्य प्रदेश का रुख कर लेता हूं। आपने कहा ओल्ड पेंशन, और लेकिन गुर्जर नाराजगी है ना, और जो गुर्जर नाराजगी जो है वो क्या एक बड़ा फैक्टर, बड़ा सिरदर्द क्या कांग्रेस के लिए बन सकता है? ये भी बहुत अहम जो है इस पोल का जो है रिजल्ट में दिखने वाला है। कुलभूषण, कुछ इसी तरीके की चीजें जो है चल रही हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में 3 भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दे रहे हैं कि आप पूरा ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर क्या दे दीजिए साहब, पूरी मिठाई की दुकान खरीद दीजिए, और 3 आप जो है एग्जिट पोल दे रहे हैं कांग्रेस को कि आप भी खरीद दीजिए। कौन जाएगा फिर मिठाई की दुकान पे सबसे पहले? बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जिस प्रकार से एग्जिट पोल में रुझान आए हैं, उसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमें मिली है कि बीजेपी ने लड्डुओं के ऑर्डर दे चुके हैं, यानी कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारी सरकार बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की आधी आबादी की। आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश जो है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की गई है। 2008 की अगर बात की जाए तो 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना लाई थी, और 2023 की अगर बात करते हैं तो 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लाई, और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 जो महिलाएं हैं उनके खाते में उन्होंने 1,250 रुपए डालना शुरू किया। तो 4 महीने पहले जिस प्रकार से 1,250
रुपए की जो राशि महिलाओं के खाते में आना शुरू हुई, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये राजनीति का एक बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि कमलनाथ ने ये बड़ा ऐलान किया था कि हम मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक जो है शिवराज सिंह चौहान ने खेला। इसके साथ ही तमाम जो बड़े वादे किए गए, 11 गारंटी कांग्रेस ने दी, प्रियंका गांधी ने इस गारंटियों की गारंटी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तो उन्होंने अपने फेस पर चुनाव लड़ने की बात कही और बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया था उस संकल्प पत्र के साथ साथ मोदी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस जो अच्छा कुलभूषण, एक बात और बताइएगा, ये तमाम मुद्दे आपने गिनवाए करेगी, इसके एक बात बताइएगा, ये तमाम मुद्दे आपने गिनवाए, संकल्प पत्र की भी बात हो रही है और 6 गारंटियों की भी बात हो रही है, लाडली बहना योजना की भी बात हो रही है और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो तो हम लगातार दिखाई रहे हैं। एक चीज और है और वो है वोटों का ध्रुवीकरण। क्या राम मंदिर का मुद्दा, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा हम तो करीब आ सकते हैं सत्ता के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइए। तो क्या राम मंदिर का मुद्दा इस बार एक मुद्दा बन पाया मध्य प्रदेश में? मेरा कुलभूषण से ये सवाल है, क्या वहां पर जिस तरह से ध्रुवीकरण की, क्या वहां पर भी कोशिश हुई? क्या ये ध्रुवीकरण हो पाया? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर ध्रुवीकरण की बात की जाए तो शुरुआत पे जरूर बीजेपी ने यह माहौल बनाने की कोशिश की थी राम मंदिर को, लेकिन जब यहाँ पर कांग्रेस ने काउंटर अटैक करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उस रास्ते को छोड़ती हुई नजर आई और विकास के मुद्दे पर बीजेपी ने आगे बढ़ने की सोची और उसी विचार के साथ जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि खुद चुनावी मैदान में है, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे प्रहलाद पटेल की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय, तो सीधे तौर पे यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ विकास के एजेंडों के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस चुनाव में हमने एक बात देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फेस रखा सामने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लंबे समय से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भी ये कहते हुए नजर आए कि भोपाल में मुझे पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देगी। उधर ओबीसी चेहरा, एक बड़ा चेहरा, उमा भारती के बाद प्रहलाद पटेल, तो प्रहलाद पटेल भी ये सपने देख रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर, एक बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। तो यहाँ पे सपने तो तमाम नेताओं ने देखे, लेकिन जो जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, एंटी इनकमडेंसी की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इन नेताओं की जमीन भी हमें बिल्कुल ये दो तरीके की चीजें होती हैं। तिवारी साहब मैं इसमें एक इनपुट आपका लेना चाहूंगा कि इसमें हाँ ठीक है कुलभूषण, मैं एक सेकंड वापस आता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है आपने यहां पर उठाया। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात भी होती है, उसके बावजूद भी जो है बीजेपी जैसे कह रहे हैं कि लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए, इतना बड़ी जीत निकाल लेती है, तो फिर हम ये क्या देखेंगे कि यहाँ पर तिवारी सर की ये शिवराज चौहान की जीत माना जाएगा बहुत बड़ा? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जी तिवारी जी। निश्चित रूप से देखिए, शुरुआती दौर में जो माहौल था और जो बाद के दौर में माहौल था उसमें जमीन आसमान, जो खुद पांचवी टिकट में जो है अपना नाम पाते हैं, उससे पहले उनका नाम ही नहीं है, वो जाकर के पूछते हैं मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। बिल्कुल, उस मंच को याद कीजिए जिस मंच पे न तो उनका नाम लिया गया था और ना ही काम गिनाया गया था। शुरू में माहौल मुझे मिस करेंगी, हाँ, शुरू में माहौल दूसरे तरह का था, लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ा है। इवन शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ा है और वो मुकाबले में लौट करके आए हैं। मेरा अपना मानना है मुकाबला वहां पर भीषण है, आप देखिएगा जब कल रिजल्ट आएगा। तो पीएम का जो फेस है, देखिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं ना कि क्यों ऐसा किया बीजेपी, मुझे भी शुरू में लगा बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। ये 2 चुनाव लड़े हैं, पीएम के फेस पे चुनाव लड़ करके हम जब जा रहे थे लोगों के बीच रायशुमारी के लिए, तो एक सवाल जरूर पूछते थे। विधानसभा में जो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे एकदम कट्टर समर्थक, वो भी लोकसभा की जब बारी आ रही थी तो पीएम फेस पे दूसरी तरफ चले जा रहे थे। तो ये 2 चुनाव की तैयारी करके लड़े हैं, बहुत तेजी से रिकवर किए हैं। शुरू में बहुत पीछे थे, बाकी तो कल पता चलेगा। क्या लगता है राकेश, आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम इसलिए आगे नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, डेलिब्रेटली आगे नहीं किया क्योंकि सत्ता विरोधी लहर जो एक पिछले क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर एक बन जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा पीछे रखा, उनको बैकफुट पर रखा?
देखिए बुल सही कहा आपने। बीजेपी का जो सर्वे था, इंटरनल सर्वे सभी पार्टियां कराती है, बीजेपी ने भी कराई थी। एक कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर थोड़ा सा इब बट चल रहा था, कशमकश थी पार्टी में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है मध्य प्रदेश में जो चुनावी रैलियां की, तो सीधे वे प्रधानमंत्री के चेहरे की ही बात कही कि मैं गारंटी लेता हूं। तो ये प्रधानमंत्री जो है, आपने देखा कि चुनाव के आधे से ज्यादा समय तक वो अकेले अपने फ्रंट फुट करते, उसके बाद शिवराज को लाए हैं उसमें, और इसका असर भी रहा, पॉजिटिव असर भी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं सचिन, क्योंकि लोगों से, अधिकारियों से बातचीत जिस तरह से लगातार लोग कर रहे थे, शिवराज को नाम को लेकर थी, लेकिन शिवराज ने जो अंतिम जो कि कुलभूषण कर रहे थे, मास्टर स्ट्रोक जो लाडली बहना जो खेला, उसके बाद बीजेपी को भी इनको आगे बढ़ाना पड़ा। बहनों से जिस तरीके से कनेक्ट में रखा, महिलाओं से कनेक्ट में रखा, इमोशनल कनेक्ट में रखा, और खुद को रखा, अब जिसे कहते हैं कि मैं भी हूं। मैं भी हूं। और उससे पहले जब टिकट नहीं मिला था कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, ये आप ही डिसाइड कीजिए, जैसे कि आलाकमान पर दबाव बनाना, और अमित शाह का ये कह देना कि ठीक है हम तेलंगाना का रुख कर सकते हैं, हम तेलंगाना का रुख कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश मौजूद हैं, जेपी आ गए मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और तेलंगाना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस आ जाती, जो कि फिलहाल तमाम सर्वे कह रहे हैं जेपी जी, तो सबसे बड़ी खबर इन 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए तेलंगाना से ही होने वाली है। बिल्कुल, अगर नंबर की बात जाए, एग्जिट पोल ऑफ पोल्स भी देखें तो 119 सीट्स हैं यहाँ पे तेलंगाना में, न्यूली कार्ड आउट स्टेट है, 10 साल हो गया है, और तीसरा टर्म के लिए केसीआर ने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन एग्जिट पोल्स, पोल ऑफ पोल्स में साफ है कि कांग्रेस को 65 से 67, 70 सीट्स तक भी मिल सकता है। और कल एक एक्सक्लूसिव बातचीत हमने किया, रेवंत रेड्डी यहाँ के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं, ही इज कॉन्फिडेंट कि 80 सीट आ रहा है 119 में, तो एक कोलोसल लॉस है बीआरएस के लिए। एक चेहरा आता केसीआर, एक रेवोल्यूशनरी लीडर जिसकी वजह से ये स्टेट बना, लेकिन इस बार 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, और इनके ऊपर आरोप भी था कि ये फ्यूडल माइंडसेट वाले हैं और अपने फार्म हाउस से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। बहुत मिस गवर्नेंस की बात हुई है, और प्रदेश के जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स है, 1.5 करोड़ एप्लीकेंट्स को यहाँ पे क्या बोला जाए, एक इनजस्टिस हुआ है, पेपर लीक। जयप्रकाश, ये बताइएगा, बहुत सारे स्कीम्स कि आपने बहुत सारे कारण आपने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी या एक सामंतवादी सोच के या फ्यूडल सोच के व्यक्ति माने जाते हैं, एक नैरेटिव ये बन गया है केसीआर के लिए। क्या आपको लगता है कि एक फैक्टर ये भी है, कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, उसका असर दिखने वाला है तेलंगाना में? बिल्कुल। देखिए, कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर शेयर करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद कर्नाटका से आते हैं और यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर है। जब कर्नाटका का जीत हुआ, भारत जोड़ो एक फैक्टर था जो बहुत कॉमन था दोनों स्टेट्स में। कर्नाटका में हालांकि 540 किलोमीटर राहुल गांधी चले और यहाँ पे ऑलमोस्ट 350, लेकिन ये जो रिपल इफेक्ट कहा जाए कि गारंटी स्कीम्स थे कर्नाटका में, बगल में देखा कि एक सक्सेस स्टोरी बन रहा है, एक अच्छा मॉडल बन गया, कांग्रेस वापस आ गई, यहाँ पे रिवाइवल। जो कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पे डिसअपॉइंटेड था, डिमोरलाइज था, वो रिवाइटलाइज हो गया, इतना एनर्जी आ गया। उसके साथ में रेवंत रेड्डी या काफ़ी यंग लीडर हैं और एक अलग ही किस्म का यहाँ पे टीम बना रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में। और यूजुअली जेपी हम यूजुअली कहते हैं ना, कर्नाटक के लीडर जेपी हम कहते हैं, खैर नींद तो हमको भी नहीं आती, यूजुअली हम कहते हैं कि ऐसा है कि आज के दिन नींद नहीं आती है, नेता सो नहीं पाते, रात को हम सुबह सबसे पहले पूछते हैं कि नींद आई कि नहीं आई, क्योंकि हर आदमी यही सोचता रहता है कि किस तरीके से नींद आए। और फील्ड रिपोर्टर जो होता है वो तो सबसे ज़्यादा, और जो यहाँ पर जैसे न्यूज़ रूम में है तमाम मेरे सहयोगी हैं वो भी इस तरीके से कहते हैं। और आप लोगों का ही कल दिन है, आप ही न्यूज़ हमारे तक पहुँचाएंगे। आप हैं मेरे साथ, मनु शर्मा है मेरे साथ, राजस्थान से कुलभूषण है, अनन्या है, तमाम आप लोग एक दूसरे से अगर कोई सवाल पूछना चाहें, एक दूसरे से कोई इंटरेस्टिंग आपने कोई फंडिंग देखी हो एक दूसरे के स्टेट के बारे में वो शेयर करना चाहें। अनन्या? बिल्कुल, क्योंकि
अगर मैं बात करूं, अभी हम कर्नाटका का ही जिक्र कर रहे थे और मुझे लगता है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं कि एक तरह से सरकार बनाने का अनुमान जो है वो नजर आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मुझे लगता है कि कर्नाटका को लेकर है, क्योंकि कर्नाटका में जब कांग्रेस ने जीत हासिल की और क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र हो रहा था और भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हो रहा था, सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने जो समय है वो कर्नाटका में दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा समय दिया था वो लगभग 12-14 दिन राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहां पर रहे थे। और जब साउथ की आप बात करते हैं और हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, राजस्थान या मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर एक अलग तरह का माहौल और एक अलग तरह के मुद्दे होते हैं। लेकिन जब हम साउथ के राज्यों की बात करते हैं तो वहाँ पर मुद्दे अलग होते हैं। वहाँ पर क्योंकि हमने देखा जैसे कर्नाटका में जो मुद्दे उठाए गए बीजेपी की तरफ से वो काम नहीं किए। लेकिन एक बार मैं वापस छत्तीसगढ़ पर आ जाती हूँ और जरा छत्तीसगढ़ को लेकर हम समझते हैं, क्योंकि एक नारा दिया था भूपेश बघेल की तरफ से, कहा गया था भूपेश है तो भरोसा है। तो क्या लगता है वो भरोसा जो है वो क्या जनता के बीच वो कायम कर पाएंगे? क्योंकि सीट्स तो कम हुई हैं लेकिन सरकार मेजॉरिटी जो है वो मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच दूसरा जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि किसान जो है, किसान का एक भरोसेमंद वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत पाने में हासिल रही और शायद इसी वजह है कि आप सरकार बनाने के करीब एग्जिट पोल में तो कम से कम नजर आ रहे हैं। देखिए वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है और कांग्रेस ये गलती कहीं ना कहीं कर देती है। सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, भूपेश बघेल ने बतौर ओबीसी चेहरा उन्होंने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से के चला, ये एक परिपक्व और पॉलिश्ड नेता की तरह उन्होंने काम किया। 5 साल पहली बार मुख्यमंत्री बने और इस तरीके से सरकार चलाई, कल्पना उन्होंने खुद भी नहीं की थी। हम जब ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात करते थे उस चीज को मानते थे। अब लेकिन जब भूपेश है तो भरोसा है, इस नारे को बदलकर कांग्रेस सरकार भरोसा बरकरार ये कर दिया गया, ये सबको खटकने लगा। और इस चीज को लेकर सरकार के ही मंत्री भरोसा बरकरार का जिक्र में अगर आप क्योंकि कर रहे हैं तो क्या लगता है सीएम फेस को लेकर भी स्थिति जो है वो डामाडोल हो? ये स्थिति इसलिए बन गई, कल ही का बयान है शैलजा का, उन्होंने कहा संगठन तय करेगा, आला कमान तय करेगा। सरकार के ही एक मंत्री हैं शिव कुमार डहरिया जो सतनामी समाज से आते हैं, उन तक ने ये कह दिया कि साहब आला कमान तय करेगा, वही मुखिया होगा। ठीक है, सवाल क्यों खड़ा हो रहा है जब भूपेश बघेल बतौर ओबीसी चेहरा, एक बड़ा चेहरा है। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश आप बने रहिए। तेलंगाना की हम बात कर रहे थे, जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा दम वहां पर लगाया और हम देख रहे थे बहुत सारे जो हमारे पास कवरेज आ रही थी तेलंगाना से, उसमें हमने देखा कि तमाम बड़े नेता तेलंगाना में जाकर तकरीरें कर रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे। एक तकरीर मुझे ख़ास तौर से याद है जो केंद्रीय गृह मंत्री ने की, अमित शाह ने। उन्होंने एक घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आई, हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, पिछली बार 1 सीट जीती थी, अब के से 2 या 3 सीटों का अनुमान है। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आई तो हम 4% जो मुस्लिम आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे। क्या वहां पर किसी तरह का कोई ध्रुवीकरण हो सकता है? क्या वहां के समाज में, वहां की राजनीति में उसके लिए कोई जगह है? देखिए, जब जहां तक पोलराइजेशन की बात किया जाए, MIM मजलिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मुस्लिम माइनॉरिटी कंसोलिडेशन का फैक्टर पूरा इंडिया में इसका इफेक्ट हमने देखा। यहाँ से शुरू हुआ असदुद्दीन ओवैसी का ये जो MIM है, ये लखनऊ, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटका में भी देखा और they were called as vote cutters of कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी लॉसेस उठाने पड़े बिकॉज ऑफ द नैरेटिव बीइंग सेट बाय MIM। और इस बार देखा जाए तो कर्नाटका में 95% माइनॉरिटी का जो वोट है, SDPI तो नहीं था, PFI भी बैन हुआ था, कंसोलिडेशन वहाँ पे हो गया। वो इफेक्ट हमने यहाँ पे देखा है कि ये मजलिस जो है खुद अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसका पॉलिटिक्स से बीजेपी को फायदा हो रहा है, BRS को फायदा हो रहा है। लेकिन वो तो 6 या 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इनका वो डिवाइड होता है। इनका करीबन 13-14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो लड़े हैं, लेकिन 6 आते हैं, इस बार भी 6 दिया है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बहुत बड़ा ट्रैक्शन मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैदराबाद में। रोड शो तो बहुत बढ़िया था, इससे बड़ा रोड शो साउथ में कहीं नहीं हुआ था जहाँ तक PM मोदी की बात किया जाए। इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स में
इनको 1 से 6 तक पहुंच गए एग्जिट पोल्स में। हालांकि देखना पड़ेगा कि कल कहां पर नंबर रुकता है, लेकिन जहां तक बीजेपी की सवाल है, जीएचएमसी इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस हुआ था, वहां पर भी इनको वोट शेयर 38% मिला। लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 2019 में 19% वोट शेयर मिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो रेस लाइन में नहीं है, वहां से आके जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज जो कर रहे हैं, दे शुड बी हैप्पी विद व्हाट दे आर गेटिंग। बट देन उन्होंने भी बहुत मॉन्यूमेंटल मिस्टेक्स भी किए हैं। एक बात करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, इसलिए क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है शनि देव मंदिर की पूजा पाठ वहाँ की है, और वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि कल के रिजल्ट के बाद जो विपक्ष है फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करेगा। कुलभूषण, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, कल जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचे थे और सबसे पहले वो ग्वालियर के दतिया पहुंचे। यहाँ पे पीताम्बरी माई के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। शनिदेव मंदिर भी पहुंचे, वहां पे पूजा अर्चना की। और जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। उन्होंने साफ तौर पे जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है नेताओं की, शिवराज सिंह चौहान की जो बॉडी लैंग्वेज कल बता रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट, और वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की एक वीडियो कमलनाथ सोशल मीडिया में जारी करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि जो कांग्रेस का एक मनोबल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो वो वीडियो जारी करके ये कहते हैं कि एग्जिट पोल की आप चिंता छोड़िए, मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही सुरजेवाला भी एक वीडियो जारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा था, उसको एक बूस्टर डोज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दिया है। कमलनाथ ने दिया है, दिग्विजय सिंह ने दिया है, सुरजेवाला ने दिया है। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सहित कमलनाथ के निवास में लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि अगर कल कांटे की टक्कर होती है, नेक टू नेक फाइट होती है, तो कैसे लगातार प्रत्याशियों से बातचीत करें। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दूं कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 230 जो प्रत्याशी हैं, उनको प्रमाण पत्र लेने के बाद भोपाल बुला लिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर है। बहुत बड़ा स्टेट है भोपाल, आना जो है बहुत बड़ा स्टेट है। भोपाल आने के लिए भी वक्त लगता है ना, तो बीच में उससे पहले भी बहुत सी चीजें आंकड़ों से निर्भर होंगी जो कि शुरू हो जाएंगी। मनोज जी, यही चीज राजस्थान बखूबी देख चुका है। जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस इसको लेकर के अलर्ट है पूरी तरीके से। अगर बहुमत के आंकड़े के आसपास भी पहुंचती है तो उसकी रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले से तैयार की हुई है। यहाँ पर सुखविंदर सिंह रंधावा पहुंच चुके हैं शाम को 5:30 बजे। अभी कुछ देर बाद में 8:30 बजे यहाँ पर मधुसूदन मिस्त्री आने वाले हैं। 8:30 बजे यहाँ पहुंच करके वो कांग्रेस के नेताओं के साथ में बातचीत करेंगे। रात को 9 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के पूरे 199 सीटों पर जो लड़ रहे हैं, उनसे सीधे तौर पर वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो चर्चा करेंगे। तो यानी एक रणनीति कांग्रेस अपनी पहले से तैयार कर रही है, क्योंकि 5 साल में राजस्थान के अंदर कांग्रेस भी पहले इस स्थिति को देख चुकी है और सरकार 2 महीने के लिए खुद बाड़ेबंदी के अंदर रह चुकी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ भी कांग्रेस के प्रत्याशियों से पूरी उस एकजुटता के साथ रहने की बात की जा रही है। हालांकि सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि पार्टी कभी तक इस तरह का कोई विचार नहीं है कि हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमको पूर्ण भरोसा है कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, कहीं उधर नहीं होने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिस तरीके से वो राजनीति करते हैं, जिस तरीके से उनकी दूरदर्शिता रहती है, वो इस मामले में सबसे आगे रहते हैं कि वो इन विधायकों के साथ में आज के 3 दिन पहले से जैसे ही वोटिंग हो गई थी उसके बाद से संपर्क में है। यहाँ तक कि पार्टी से जो बागी होकर के जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे भी सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत कर ली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरी तरीके से कांग्रेस तैयार है कि सारी स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन कांग्रेस जो है एकजुटता दिखा करके आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो नुकसान के जो सारे कारण जो मैंने आपको गिनाए, सीधे तौर पर एक तो सचिन पायलट का जो फैक्टर है वो सीधे तौर पर काम करेगा पूर्वी राजस्थान के अंदर, वहां जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा हाड़ौती में वसुंधरा राजे ने अब की बार जिस तरीके से दौरे किए हैं, सचिन पायलट कैंप की तरफ से कुछ खबर उसमें क्या किस तरीके से जो है खेमबंदी शुरू हुई है?
देखिए सचिन पायलट कैंप भी पूरा इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन सचिन पायलट कैंप के जो 4 से 5 विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सीधे तौर पर इस बड़े त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं, उन लोगों को बड़ा अभी तो पहले जीत करके वो आए, उसके बाद में आकर के उन पार्टी के फॉर्म पे बैठ करके उस रणनीति में शामिल हो तब अलग बात है। लेकिन इस बार जो सीधे तौर पर अगर टिकट वितरण की बात देखी जाए तो मुख्यमंत्री का जो खेमा है वो काफी हावी रहा है हमेशा की तरह, और सचिन पायलट जो खेमे के लोग हैं वो अभी त्रिकोणीय संघर्ष से निकल करके बाहर निकल करके आएंगे। लगभग क्या लगता है आपको, अगर सरकार बनती है जीत करके तो क्या रस्साकशी होगी पायलट खेमे के, तो मुख्यमंत्री के तौर पर करके आ सकते हैं? जी, मुख्यमंत्री के नाम पर रस्साकशी होगी कांग्रेस में? रस्साकशी होगी, लेकिन मैंने आपको स्थिति बता, बिल्कुल रस्साकशी होगी मुख्यमंत्री के नाम पर। अगर कांग्रेस आती है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर पूर्ण बहुमत के साथ में आती है कांग्रेस, यहाँ पर अगर 101 के मैजिक फिगर से ज्यादा आती है सीधे तौर पर, तो आला कमान अपना दखल पूरा दे पाएगा इस सारे मामले को लेकर के। लेकिन अगर जो पिछले 2 बार की तरह वही सीटें 95 और 99, 101 तक 100 तक रह जाती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको अपने निर्दलियों के ऊपर काफी भरोसा रहता है, जो उनके बागी जीत करके अगर आते हैं तो उनसे जो बातचीत करके आला कमान के सामने वापस से दबाव की वो राजनीति आपने पहले ही कहा कि उन तक संपर्क साधने की कोशिश जो है वो पहले से शुरू हो चुकी है। सुबह सबसे पहले आपके साथ रहेंगे, सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे आपसे हम लेते रहेंगे, लगातार फील्ड पर आपके पास आते रहेंगे। हमने आपको बताया जैसे आपका ही दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कल भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे और नतीजे दिखाते रहेंगे जनता को सबसे सटीक। और अबुल भाई लगातार हम तो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम जो धड़कनें जिनकी बात हो रही है, हालांकि सियासी पार्टियों में दिल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि दिल की धड़कनें तमाम सियासी पार्टियों की तेज हो गई हैं। और वो जैसे जैसे वक्त बीतेगा, चंद घंटों का वक्त है, और कल उम्मीद करते हैं कि इस समय तक तस्वीर सभी राज्यों की साफ हो जाएगी, अगर हम मिजोरम छोड़ भी दें, क्योंकि अगले दिन वहाँ पर काउंटिंग होनी है। बस 13 घंटे के बाद जो है मतगणना ठीक। तो ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।